जय हिंद, नमस्कार। ईसीएचएस ने 27 दिसंबर 2022 को एक नया लेटर जारी किया है। एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस कार्ड्स। 18 साल से ऊपर जो भी डिपेंडेंट है उनको साल में एक बार अपने ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन करवाना जरूरी कर दिया गया था। अब उसके बाद ईसीएचएस बेनिफिशरीज को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले लेटर जारी हुआ था 6 जुलाई 2022 को। उसके बाद सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने समय समय पर कई क्लैरिफिकेशन जारी किए, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। अब साथियों, इतनी तक समस्याएं आ चुकी है कि ईसीएचएस बेनिफिशरीज के कार्ड्स ब्लॉक होना शुरू हो चुके हैं, ट्रीटमेंट मिलना बंद हो चुका है। इसके लिए 27 दिसंबर 2022 को सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने एक और लेटर जारी करना पड़ा और कुछ पॉलिसी और नियमों में बदलाव किया गया। वही लेटर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस लेटर को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से स्लाइडों के जरिए समझेंगे। तो मैं आपको इस लेटर के हर एक बिंदु को सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपके साथ में भी यदि ऐसी समस्याएं आ रही है, आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उनसे आप निजात पा सकें। और यदि किसी का एनुअल वैलिडेशन फ्यूचर में ड्यू होगा तो उसको भी ऐसी कोई समस्या ना आए, उसके लिए पहले से ही आप तैयार हो सकें। तो यहाँ पे जो मेनली 5 तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले चेंज इन इनकम स्टेटस, यानी जो लास्ट एनुअल वैलिडेशन किया था उस समय जो इनकम थी वो पर मंथ 9,000 से ज़्यादा थी, जिसके कारण कार्ड बंद हो चुके हैं। लेकिन अब है जो इनकम कम हो चुकी है, तो इसके लिए दोबारा से कार्ड कैसे अपलोड किया जाए या कार्ड को दोबारा से एक्टिवेट कैसे किया जाए, इसके बारे में ईसीएचएस बेनिफिशरीज ने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस को लिखा। दूसरा, कुछ गलत डॉक्यूमेंट वैलिडेशन करते समय अपलोड हो गए, जिसके कारण भी कार्ड बंद हो चुके हैं। और उसके बाद कार्ड है जो कंसर्न्ड रीजनल सेंटर द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और उसके बाद फ्रेश कोई उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि अगेन उस रिक्वेस्ट को वापस ओपन करवाया जाए, ताकि उनको ईसीएचएस का या ईसीएचएस का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका लाभ मिल सके। साथ ही कुछ एक गाइडलाइंस वाइट कार्ड होल्डर के लिए भी जारी की गई है। इन सब जानकारी को हम आगे स्लाइड्स के जरिए समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले हम समझेंगे कि 6 जुलाई 2022 को जो ईसीएचएस ने पहला लेटर जारी किया था उसमें क्या आदेश दिया था। प्रोपोज्ड टू ऑब्टेन लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर ऑल बेनिफिशरीज एक्सक्लूडिंग स्पाउस एंड इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स अबव 18 ईयर्स एज। उस लेटर में ये प्रपोज किया गया कि जो भी 18 साल से ऊपर डिपेंडेंट है स्पाउस को छोड़ के, उनका लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है। उसके लिए ITR 5 या फिर फॉर्म 26AS, ये दोनों पिछले 2 साल के, या ये दोनों डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो तो इनकम सर्टिफिकेट जो कि रेवेन्यू अफसर से लेके अपलोड करने की आवश्यकता बताई गई। और एक वार्निंग जो है सभी को ईसीएचएस पोर्टल में 1 अगस्त 2022 से देना शुरू कर दिया कि आपके कार्ड का जो एनुअल वैलिडेशन ड्यू है। उसके बाद जो विंडो यानी एनुअल वैलिडेशन करने का जो विंडो है वो 31 अक्टूबर 2022 तक खुला रखने को कहा गया। और जो 31 अक्टूबर 2022 तक एनुअल वैलिडेशन नहीं करवा पाए थे उनके कार्ड्स को 1 नवंबर 2022 से ब्लॉक करने का आदेश दिया गया। अब इसके बाद एक 6 अक्टूबर 2022 को फिर से ईसीएचएस ने लेटर जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि यदि किसी बेनिफिशरी ने ये नियम आने के बाद नया पैन कार्ड बनाया है तो उनके लिए एक प्रोविज़न किया गया
कि वो पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ में उसमें ऊपर लिख के कि डेट ऑफ प्रिपरेशन और उसके साथ पैन कार्ड बनाने से बाद का जो फॉर्म 26AS है, यानी जितने भी पीरियड का 26AS जनरेट हुआ है उसको साथ में लगा के और अपलोड कर सकता है। अब इसके बाद नया जो डेट दिया गया ECHS द्वारा कि जो भी इन एलिजिबल कार्ड्स होंगे, यानी जिनका जो वैलिडिटी एक्सटेंशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो कार्ड्स 1 जनवरी 2023 से ब्लॉक करने शुरू कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद जो लेटेस्ट लेटर अभी 27 दिसंबर 2022 को जारी हुआ है उसको आप यहाँ पे समझें। इसमें कुछ एक एक्स सर्विसमैन और बेनिफिशरीज ने जिनके कार्ड ब्लॉक हो चुके थे, उन्होंने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS को लिखा। उन्होंने अपनी बात को आगे रखा कि इनकम स्टेटस हैज़ बीन चेंज्ड सिंस दे लास्ट सबमिटेड देयर प्रूफ ऑफ इनकम। उन्होंने कहा जब हमारा एनुअल वैलिडेशन ड्यू था उस समय हमने जो भी इनकम प्रूफ अपलोड किया था उसके बाद एज ऑन डेट इनकम का स्टेटस है वो बदल चुका है, यानी इनकम है जो कम हो चुकी है, उसके लिए हम दोबारा से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें। दूसरा मुद्दा इन्होंने उठाया कि हमने एनुअल वैलिडेशन करते समय हमारे द्वारा गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए थे, तो अब दोबारा से यदि हम अपलोड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे विंडो में कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। फ्रेश प्रोविजन टू अपलोड द डॉक्यूमेंट बी इनेबल्ड। तो इन्होंने कहा कि ऐसी सुविधा हमें दी जानी चाहिए कि हम दोबारा से सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें। तो इसके बारे में ECHS ने कहा इट इज़ नॉट फिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एनी चेंजेज रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी आज से पहले की कोई भी जानकारियाँ उनमें बदलाव या फिर चेंजेज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हैंस थर्ड लेवल ऑफ चेक, सबसे पहले 2 लेवल दिए थे, एक OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक को और दूसरा डायरेक्टर रीजनल सेंटर को। अब थर्ड लेवल ऑफ चेक यानी ये सब समस्याएं एक्स सर्विसमैन द्वारा बताए जाने के बाद नई पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है वो यही हुआ है कि एक और लेवल बनाया गया है और उसमें जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS यानी MD ECHS है वो आपके केस को अब रिव्यू कर सकते हैं। जो आपने जो समस्या बताई है ऊपर, यदि इनमें से कोई समस्या है तो आप OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक को लिखेंगे और वो आगे एप्लीकेशन को MD ECHS को भेजेंगे। तो MD ECHS का एक लेवल बनाया गया है, थर्ड लेवल, उसमें वो रिव्यू होगा और आपके कार्ड की यदि एलिजिबिलिटी बनती है, कार्ड आपका एलिजिबल है एक्सटेंशन के लिए, तो आपकी जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड की जाएगी। अब जितने केसेज है पेंडिंग, यानी जिन्होंने अपना वैलिडेशन कर दिया है लेकिन आगे उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, प्रोसेस नहीं किया गया है, तो OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक और डायरेक्टर रीजनल सेंटर को कहा गया है कि जितने भी पेंडिंग केसेज हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। उसके बाद हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनुअल वैलिडेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द डायरेक्टर रीजनल सेंटर फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस। मेन बात यहीं से शुरू होती है साथियों, ध्यानपूर्वक सुनना। जिन डिफेंस पेंशनर्स की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो रीजनल सेंटर द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है, तो उनको क्या करना है वो आगे इन स्टेप में समझाया गया है। साथियों, यदि आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है वो अदर देन पेरेंट यानी आपके माता पिता की नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपको काम में लेना है। आपको एक ऑफलाइन एप्लीकेशन OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक को सबमिट करनी है, उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ऑनलाइन, जो आपने ऑनलाइन पहले अपलोड किए थे जो कि रिजेक्ट हो चुके हैं, वही डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी पर्सनल एप्लीकेशन के साथ में लगा के और हर एक डिपेंडेंट की अलग अलग कॉपी लगानी है। इनमें कंबाइंड नहीं करना है। मान लो कि 18 साल से ऊपर 2 डिपेंडेंट है
जो कि माता पिता नहीं है, तो उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट और अलग अलग एप्लीकेशन आपको ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक को देनी है। ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक आपकी एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी चेक करते हुए उसे डायरेक्टर रीजनल सेंटर को भेजेंगे और डायरेक्टर रीजनल सेंटर अगेन आपकी एप्लीकेशन को चेक करके MDECHS को अप्रूवल के लिए भेजेंगे। तो ये तो है अदर देन पेरेंट्स जो डिपेंडेंट है उनके लिए। और यदि जो आपका कार्ड है वो आपके पेरेंट्स का रिजेक्ट हो चुका है तो उसके लिए नीचे ऑप्शन यहाँ पे बताया हुआ है। अगेन जो सबमिट ऑफलाइन एप्लीकेशन और उसके साथ में सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो ऑनलाइन अपलोड किए गए थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये कि मदर और फादर के दोनों के डॉक्यूमेंट एक साथ लगाने हैं। उसके बाद जो है ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक को ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। नेक्स्ट सेम कार्रवाई रहेगी, डायरेक्टर रीजनल सेंटर के पास जाएंगे और फाइनली MDECHS के पास में चले जाएंगे। इसके अलावा ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक द्वारा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो आपको प्रोवाइड करना है। ये कार्रवाई करने के बाद आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी द पेरेंट पॉलीक्लिनिक विल सेंड द डॉक्यूमेंट टू डायरेक्टर रीजनल सेंटर। जो मैंने आप सबको अभी बताया कि आपके यदि कार्ड्स की एलिजिबिलिटी है, यानी जो अदर देन पेरेंट्स डिपेंडेंट है उनकी इनकम पर मंथ 9,000 से नीचे है और आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सही है, तो एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन को डायरेक्टर रीजनल सेंटर को ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक द्वारा भेजा जाएगा। आपको सिर्फ अपनी पॉलीक्लिनिक में जाके ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, बाकी आगे का काम ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक का रहेगा। फिर डायरेक्टर रीजनल सेंटर के पास आपकी एप्लीकेशन जाने के बाद वो कंपेयर करेंगे जो आपने डॉक्यूमेंट पहले ऑनलाइन अपलोड किए थे उनके साथ अभी जो आपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भिजवाए हैं उनको कंपेयर करेंगे और उसके बाद MDECHS को रिकमेंडेशन के साथ में भेजेंगे। रिकमेंडेशन क्या होगी? यदि एलिजिबल है कार्ड्स तो रिकमेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ एलिजिबिलिटी का रिकमेंडेशन लगा के MDECHS के पास आपकी एप्लीकेशन को भेज देंगे। अब MDECHS यानी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी और उसके ऊपर जो भी डिसीजन रहेगा कि आगे इनकी वैलिडिटी बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, उनकी जानकारी सभी को दी जाएगी और एक्स सर्विसमैन और ECHS बेनिफिशियरी यानी आपको भी दी जाएगी। अब ये लेटर जो ECHS का सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट करती है SDCPL, उसको भी जाएगा। यदि आपकी ECHS कार्ड की एलिजिबिलिटी एक्सटेंड करने का अप्रूवल CO ECHS यानी MDECHS द्वारा दे दिया जाता है तो उसकी कॉपी SDCPL को भी जाएगी और SDCPL ऑनलाइन ECHS पोर्टल में आपके कार्ड को अनब्लॉक करेंगे और उसी डेट से करेंगे जिस डेट को ब्लॉक किया गया था। उस डेट से 1 साल की एलिजिबिलिटी यानी वैलिडिटी उस कार्ड की बढ़ा दी जाएगी और इसके बाद नो ट्रीटमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ECHS। उसके बाद आप अपने कार्ड से ECHS से ट्रीटमेंट ले पाएंगे। ये थी आप सबके लिए जानकारी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथियों, इस जानकारी की जो मैंने अभी आपको बताई, इसकी PDF आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।